ये व्लॉग किसी फिटनेस या ट्रैवल के बारे में नहीं है। ये व्लॉग मेरे बारे में है। ये बात उस दौरान की है जब मैं एक रियल हेल्थ बैटल से गुजरा। आमतौर पर हम हेल्थ को इतना सीरियस नहीं लेते, पर जब हर रोज़ आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, तब सचमुच एहसास होता है कि हेल्थ के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और एक ऐसे ही हेल्थ प्रॉब्लम से मैं 4 महीने से गुजर रहा हूँ, और मेरी कंटिन्यूटी भी इस वजह से काफ़ी हद तक टूट चुकी थी, वरना मैं रील्स और शॉर्ट्स टाइम टू टाइम बना ही रहा था। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अपने उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सब कुछ एनल एरिया के पास एक छोटे से जलन से शुरू हुआ, फिर थोड़ी स्वेलिंग हुई, फिर वहीं पर एक छोटा सा बॉयल आया जो बहुत ही अनोइंग था। वो काफ़ी पेनफुल था, बट वक्त के साथ वो बॉयल बिल्कुल चला गया, जैसे कि कभी आया ही नहीं हो। पर करीब 4-5 महीने पहले वो बॉयल फिर से आया, और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। हर हफ्ते मानो कि दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कभी बैठने में प्रॉब्लम होती थी, तो कभी चलने में, और कभी कभी तो सोने में भी प्रॉब्लम होती थी। खास करके जब भी मैं वॉशरूम से आता था, उसके बाद करीब 1 घंटे मैं बहुत बुरे दर्द में होता था। और फिर जब ब्लड डिस्चार्ज होने लगा तो मुझे लगा कुछ तो सीरियस है। फिर मैं पहुंच गया हमारे एरिया के एक लोकल डॉक्टर के पास, और उनके पास जाने के बाद में उन्होंने उस प्रॉब्लम को देखा और उन्हें लगा कि एनल फिशर हुआ है। एनल फिशर यानी कि आपके एनल एरिया में, एनल वॉल के पास में एक कट लग जाना। उनको लगा कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे एनल फिशर हो गया है, और उन्होंने दवाइयाँ दे दी। करीब 1-1.5 महीने मैं रेगुलरली उनके साथ में कंसल्ट कर रहा था, मैं बार बार फॉलो अप ले रहा था, मैं वहाँ पर जा रहा था। बट ये प्रॉब्लम एनल फिशर भी नहीं था, ये प्रॉब्लम कुछ और था, जिसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा जो इस चीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं। फिर प्रोक्टोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एक फिस्टुला है। वैसे आपके लिए शायद ये नाम नया हो, बट मेरे लिए ये नाम बिल्कुल भी नया नहीं था, क्योंकि जब से मैं इन चीज़ों से गुजर रहा था, मैंने एनल डिजीज़ के बारे में बहुत वेल रिसर्च कर लिया था। ये मेरी आदत है, मुझे जब भी किसी चीज़ों के बारे में जानना होता है तो मैं उसके बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज ले लेता हूँ। कई बार ये मेरे लिए अच्छा भी होता है और कई बार ये बहुत बुरा भी होता है, बट येस, यहाँ मैं अवेयर था कि एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या है। और फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इसे बहुत ही सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत सीवियर हो सकता है, और जैसे जैसे ये सीवियरिटी इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुझे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से मेरे स्किन के अंदर एक टनल बन गया, जिसके अंदर पस कलेक्ट होने लगा, और उसी वजह से उस जगह पर स्वेलिंग और पेन था, और वो पेन हमें बार बार होते ही रहता है। फिर उन्होंने ये भी समझाया कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन है, एंड दैट इज़ सर्जरी। क्योंकि मेडिकेशन से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन सर्जरी ही था। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि सर्जरी होने वाली है, मैं सोच में पड़ गया। मैं सर्जरी से डरा तो नहीं, बट हाँ, सर्जरी के बाद वो जो 2-3 महीने होंगे, मुझे पता था कि उसमें मेरा वर्क लाइफ और कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इवन मेरी ट्रेनिंग स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा मसल लॉस भी हुआ है। बट काफ़ी सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि डिले करने से अच्छा एक्शन लेता हूँ, एंड लेट्स गो फॉर द सर्जरी। फिर फाइनली 1 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी बहुत नॉर्मल था, 30-40 मिनट में वो सर्जरी हो गई थी, और मुझे लोकल एनेस्थीसिया भी दिया गया था। और इस सर्जरी में मेरे इन्फेक्टेड एरिया को, यानी कि वो जो स्किन में टनल बन गया था, उसे पूरा कट करके निकाल दिया गया और उस जगह को पूरा क्लीन कर दिया। वैसे फिस्टुला की कई तरीके की सर्जरीज होती है, बट मेरा जो सर्जरी हुआ था उसे फिस्टुलोटॉमी कहते हैं। सिर्फ सर्जरी से सब ठीक नहीं हो जाता। असली फाइट रिकवरी फेस में होती है, जहां आप बेड रेस्ट पर होते हो, और वो टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त में आपको आपका ख्याल पूरी तरीके से रखना पड़ता है, जैसे प्रॉपर रेस्ट लेना, टाइम टू टाइम मेडिसिन्स खाना, और एक क्लीन डाइट खाना जिसमें बहुत सारा फाइबर्स हो। फिर रोज़ की वो ड्रेसिंग, जिसे सोचकर आज भी डर लगता है। कभी फीवर, कभी पेन, तो कभी इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता था। पर मेरे दिन में सबसे सूदनिंग पार्ट होता था मेरा सिट्स बाथ, यानी कि गर्म पानी में बैठना। 10-15 मिनट गर्म पानी में जब हम बैठते थे तो हमारा पेन ऑलमोस्ट चला जाता था, चाहे ड्रेसिंग के बाद का पेन हो, चाहे मॉर्निंग वॉशरूम के बाद का पेन हो, और चाहे रात को सोने से पहले की डिस्कम्फर्ट।
मैं करीब 17-18 दिन हॉस्पिटलाइज था। इवन मेरा बर्थडे भी हॉस्पिटल में ही गया, जो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। पहले शुरुआत के 10 दिन बहुत मुश्किल थे, फिर उसके बाद में मेरी बॉडी ने उस चीज़ को अडाप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही थॉट आया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे मैं एक फ़िटनेस कोच और एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मेरे लिए 24 घंटे एक बेड पर रहना बहुत मुश्किल है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल कैरी करता हूँ अपने साथ में हमेशा, तो वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऐसे लेटे रहना। बट येस, मैंने डॉक्टर्स की परमिशन लेके थोड़ा बहुत वॉकिंग शुरू कर दिया था वहीं हॉस्पिटल में, और फिर मैंने अपने डाइट में कुछ चेंजेस करके एक हेल्दी सिंपल हाई फाइबर डाइट इंडल्ज किया। मैंने कुछ सप्लीमेंटेशन भी खुद से चालू की, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के साथ में। बट हाँ, उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरी रिकवरी को फास्ट करने के लिए, और आज करीब 2.5 महीने हो गए और मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ, और बहुत ही जल्द मैं अपनी ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें भी शुरू कर दूंगा। आप में से अगर कोई भी ऐसे इश्यूज को फेस कर रहे हो, चाहे आप एक मेल हो या आप एक फीमेल हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो या आप बूढ़े हो, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। अगर ऐसी कोई भी इशू आपको बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट या एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट जरूर कर ले, क्योंकि इसे आप जितना ज़्यादा डिले करोगे ये उतना सीवियर होते जाएगा और सर्जरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की सर्जरी होगी, पाइल्स में कई बार सर्जरी नहीं होती और फिशर में भी कई बार सर्जरी नहीं होती, बट ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, और ना ही आप। इसके लिए आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। बट ये अगर फिस्टुला हो गया है तो सर्जरी होगी, पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक छोटी सर्जरी है और हील भी हो जाती है, बस सही समय पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा साफ साफ एक ही मोटो था कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि ये चीज़ें कैसी होती है, क्योंकि देखो, हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इन चीज़ों पर बात करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों का कॉल मैसेज आया। कई लोग तो जो वहाँ मुझे मिलने आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो भी ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, बट वो लोग किसी से बता नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियसली शर्म आती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, डर लगता था, सोचता था कि किसे दिखाऊंगा, किसे बताऊंगा, कैसे होगा। तो ले देखिए, मेरा वीडियो इसी मोटो पे था कि आप लोगों को पता चले कि क्या, कैसे और कब करना है, किसके पास जाना। मैंने आपको वो भी बता दिया। एक अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट या एक अच्छे हॉस्पिटल में जाओ। सो यही था वीडियो। वैसे मुझे भी बहुत हिम्मत लगी इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि डेफिनेटली सोच रहा था क्या बनाऊं, कैसे बेस्ट तरीके से मैं आप सबको ये सब बता सकता हूं। तो उम्मीद है मैंने अच्छे से बताया होगा, और अगर एक भी बंदा इस वीडियो को देखकर सही समय पर कंसल्ट कर लेता है और इस हेल्थ इशू से बाहर आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि दिस कंटेंट हैव डन द जॉब। सो बस यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ों को कवर किया, आप सबको सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। फिर भी अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह के ऐसे इशूज़ को फेस कर रहा है, ऐसे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इधर अगर आपको प्राइवेट रखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल प्रॉमिस यू कि मैं आपको हेल्प करूंगा इसके ऊपर, जो कुछ भी मुझसे हो सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कुछ भी जानना है तो। और हाँ, एक चीज कि ये वीडियो किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर करना जिसे इस वीडियो की सख्त जरूरत है। That's it for today. Signing off. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।